Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET preparation. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 का बहुत ही पहला चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। अब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। लास्ट वीडियो जो था वो सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में था। यस सर, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। ये एक ही वीडियो होगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इसमें आपको नॉमेनक्लेचर, ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको कोई भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे या जो भी एमसीक्यूज आपको नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे या किसी भी एमसीक्यूज बुक में पूछे जाएंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सो देर ना करें, इमीडिएटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी की राहों में हमेशा सीखने की कोशिश करें। और जब तक सीखते रहेंगे आगे बढ़ने का रास्ता आपको नजर आता रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज द नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। जैसे जब कोई भी बच्चा, किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले नाम देते हैं। बच्चा तो छोड़ दो, ये जो एनिमल का जो बच्चा पैदा होता है ना, अगर आपके घर में एनिमल्स भी हैं और उनको भी बच्चा पैदा होता है तो हम उनको भी नाम देते हैं। यस सर, इनफैक्ट जब आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, तो कुछ लोग ना उस गाड़ी का भी नाम देते हैं। समझ में आया आपको? तो नॉमेनक्लेचर का मतलब कॉमनली में मतलब होता है नाम देना। नाम क्यों देना है? यस सर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम क्यों देना है? आपके घर में आपको नाम क्यों दिया गया? यस सर, सो नॉमेनक्लेचर हमको नाम इसलिए देना है ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें, हम आपको दूसरे फैमिली मेंबर से डिस्टिंग्विश कर सके और आपको स्पेसिफिक पोजीशन मिल सके। यस सर, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज अ साइंस ऑफ गिविंग, इट इज अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर नेम टू द ऑर्गेनिज्म so that organism can easily be identified and it can easily be differentiated from the other organism. differentiated मतलब अलग करना। मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है, क्योंकि इसको कुछ और नाम दिया हुआ है और इसको कुछ और नाम दिया हुआ है। और जब भी हम नाम देते हैं तो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को यूज करके ही हम नाम देते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वक्त आ गया है कि हम लोग डेफिनेशन लिखें। थैंक यू। यस सर, हियर वी गो। नंबर 1 पॉइंट इज द डेफिनेशन। इट इज अ साइंस, इट इज साइंस ऑफ गिविंग proper name. It is a science of giving proper name to organism so that it can be easily differentiated from other organisms. It can be easily differentiated from the other organism. अब बच्चों, जब हम लोग नाम देने के बारे में बात करते हैं, जो सबसे अपडेटेड वर्जन है नाम देने का, वो नाम देने का तरीका पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बिगनिंग में हम लोगों को कॉमन नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम सिस्टम भी सीखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि देयर आर 2 नेम ऑफ गिविंग द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के 2 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमारे सिलेबस का मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है। लेकिन ये जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो आप अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप 1-2 पॉइंट सीख लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ताकि आपको बायनॉमियल पे ज़्यादा विश्वास हो सके, आपको ये भी समझ में आ सके कि कॉमन नाम देने का
देने का नेगेटिव पॉइंट या ड्रॉबैक या डीमेरिट क्या होता है, तब आप बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को ज़्यादा अच्छे से फोकस करके समझ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो देयर आर टू मेथड ऑफ गिविंग नेम, two methods of giving name। ऑर्गेनिज्म को देने के दो तरीके होते हैं या दो मेथड होता है। उसमें से पहला मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल ए। जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम। यस, कॉमन नेम। जब हम लोग बात करते हैं कॉमन नेम के बारे में, तो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो कॉमन नेम वो होता है विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट रीजन। सो इट इज डिफरेंट in different languages and रीजन्स। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग लैंग्वेज में, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज इन इंडिया। यस सर। तो अगर सो मेनी लैंग्वेज है तो सबको अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम दिया जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है, जो रोज होता है, रोज को हम गुलाब बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन इसी रोज को गोलब बोलते हैं, गोलब इन बांग्ला, एंड इसी रोज को रोजापो बोलते हैं इन तमिल। यस सर। तो सपोज आप हिंदी स्पीकर हो और आप जाते हो बांग्ला में और आप वहां पे मांगते हो कि मला, आप महाराष्ट्र में हो और आप जाते हो आप जाते हो कर्नाटका में और आप उनको बोलते हो कि मला गुलाब पाइजे। यस सर, मुझे गुलाब चाहिए। तो क्या आपको गुलाब मिल पाएगा? क्योंकि वहां पे तो बोलेंगे गुलाब क्या होता है जी, गुलाब क्या होता है, गुलाब वो समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि बांग्ला लैंग्वेज में जहाँ पे लोग बांग्ला बोलते हैं ज़्यादा, वहाँ पे रोज को गोलाब बोलते, गोलाब, ना कि हम उसको गुलाब बोलते हैं या हम उसको रोज बोलते हैं। तुम्हारा कर, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस आर अनदर एग्जाम्पल। इसको राजापो बोलते हैं तमिल में। तो आप तमिलनाडु में जाओगे तो आप अगर गुलाब गुलाब ढूंढते रह जाओगे, लेकिन किसी को कुछ समझने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं समझने वाला है। आप समझ सकते हैं कॉमन नेम का ये प्रॉब्लम आता है। यस सर। कॉमन नेम बहुत ही बेस्ट सिस्टम है लोकली, मतलब पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जब एक लैंग्वेज का स्पीकर दूसरे लैंग्वेज से मिलता है, एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट के बंदे से मिलता है, एक कंट्री का बंदा दूसरे कंट्री में जाता है, एक महाद्वीप का बंदा दूसरे महाद्वीप पे जाता है, तो हम लोगों को कुछ ऐसा नाम देना होगा जो यूनिवर्सल हो, मतलब इस पृथ्वी पे उस ऑर्गेनिज्म को सेम नाम दिया हुआ हो। यस सर। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में डिस्कस करना बड़ा ही आसान होगा। हम दूसरा भी एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। बटरफ्लाई को हिंदी में तितली बोलते हैं, तितली। बांग्ला में इसको प्रजापति बोलते हैं, प्रजापति, और तमिल में इसको वानातुपुच्ची, वानातुपुच्ची बोलते हैं, वानातुपुच्ची। आई थिंक दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये एक स्ट्रक्चर है, आई थिंक आप इसको जानते ही रहेंगे। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्वीट पोटैटो। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। इट इज दिस इज अ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज नथिंग बट द आइपोमिया बटाटास। इसका साइंटिफिक नाम है बटाटा, लेकिन कुछ लैंग्वेज में, जैसे मराठी लैंग्वेज में हम इसको रतालू बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको रतालू के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको रतालू ना बोल के अलग लैंग्वेज में इसको शकरकंद बोलते हैं। तमिल में इसको अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। इसको शकरकंद बोलते हैं, इसको रतालू बोलते हैं, इसको मीठा आलू बोलते हैं, इसको कुछ लैंग्वेज में बटाटास बोला जाता है, बटाटास। यस सर। तो इट हैज़ अ डिफरेंट नेम, एंड ये जो कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इनको नाम दिया हुआ है, एंड दैट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही डिफिकल्ट इशू हो जाएगा कि आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यस सर। इसीलिए इसके अलावा कॉमन नेम के और भी कुछ डिसएडवांटेज है। ये जो कॉमन नाम होता है ना, ये कुछ मेजर
वन और टू मेजर और माइनर प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दे आर बेस्ड अपॉन मेजर और माइनर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इसका पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। रोमन में मैं लिखता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके। यस सर। कॉमन नेम इज बेस्ड ऑन मेजर और माइनर कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेजर और माइनर कैरेक्टर पे डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दूधक। अब ये जो दूधक जो नाम दिया हुआ है ना, दूधक का मतलब क्या होता है? ऐसे दूधक एक जनरल नाम है। वो सारे प्लांट जिनको जब आप ब्रेक करते हैं तो उनमें मिल्की लेटेक्स प्रोड्यूस होता है। क्या सिक्रीट होता है? मिल्की लेटेक्स। यस सर, मिल्की सिक्रीशन रिलीज होता है। तो ऐसे प्लांट को हम दूधक बोलते हैं, दूधक। यस सर। सो द प्लांट विच रिलीजेस मिल्की लेटेक्स, जो मिल्की लेटेक्स सिक्रीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ दूधक। उसको हम दूधक बोलते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यस सर। सो ये जो लोकल नेम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लोकली बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और लोगों को इसके बारे में समझ पाना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ नाम जो लोकली दिए जाते हैं वो एक्चुअली में गलत नाम साबित हुए हैं। मैं जरा लिखता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। क्या हम नीचे लिख सकते हैं? यस, आई थिंक वी हैव स्पेस। एक थर्ड पॉइंट लिख देते हैं जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा। इसके बाद हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। क्या सही है वो आपको बताएंगे। यस सर। इनफैक्ट सम local names are incorrect। कुछ जो लोकल नाम होते हैं वो बेसिकली में इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट है इसका मतलब क्या है? तो जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं, उसके बाद हम इसको सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक फिश है जिसका नाम है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। एक दूसरी फिश है जिसका नाम है कटल फिश। यस सर। एक तीसरी फिश है जिसका नाम है स्टार फिश। यस सर। एक चौथी फिश है जिसका नाम है जेली फिश। अब आप समझते जाइए। हाँ, डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट? जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज अ फिश कॉल्ड सिल्वर फिश। जरा मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आपको मैं पिक्स दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो फिश है जो आप जिस समय देख पा रहे हैं, यस सर, दैट इज कॉल्ड एज अ सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश है। ये सिल्वर फिश एक्चुअली में फिश ही नहीं है। इनफैक्ट ये पानी में भी नहीं रहती है। और जब आपके बुक्स जो पुराने बुक्स है ना, जब आप वो पुराने बुक्स अपने स्टोरेज से निकालेंगे ना तो वहाँ पे ये पाई जाती है पेजेस के बीच में। यस सर। तो कभी आप पुराने बुक्स निकालोगे तो वहाँ पे ये दिखाई देंगे। देन ये जो सिल्वर फिश थी वो कौन थी? वो एक सिल्वर फिश जो है ना वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है। उसका एक्चुअली में फिश से कोई भी रिश्ता नहीं है। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, ये गाना सिल्वर फिश के लिए नहीं बनाया गया है। ये गाना इस कटल फिश के लिए भी नहीं बना है। ये कटल फिश है और ये मॉलुस्का फाइलम में पाए जाते हैं। इनका ओरिजिनल जो हमारा जो फिश है जिसके लिए हमने सॉन्ग बनाया था बचपन में, वो उसका इस कटल फिश से, ओरिजिनल फिश से कोई भी रिलेशन नहीं है। देन देयर इज दिस एग्जाम्पल कॉल्ड एज ए जेली फिश। ये जेली फिश है।
जेलीफिश का भी कोई भी रिलेशन, जेलीफिश जो होती है वो फाइलम सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, निडेरिया भी हम इसको बोलते हैं, और इसका ओरिजिनल फिश से कोई भी रिलेशन नहीं है। देन देयर इज दिस फिश, आपको बहुत ही फेमस होगा ये फिश जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं। यस सर, स्टार फिश का भी, स्टार फिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, और इसका भी कोई भी रिलेशन हमारे एक्चुअली में फिश से बिल्कुल भी नहीं है। यस सर, तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। ये यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, पता नहीं कहाँ से कैसे, मला नहीं माइड, बट इट इज फाइन, इट्स ओके। फोकस, हम लोग आगे फोकस करते हैं पक्का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नॉमेक्लेचर। कॉमन नॉमेक्लेचर को हम बैंड करेंगे और हम लोग बात करेंगे बायनॉमिनल नॉमेक्लेचर की। यस सर, here we go. So ladies and gentlemen, before we begin with the rules of binomial nomenclature, I would like to talk about the different codes for binomial nomenclature. Yes sir. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए कोड यूज किए जाते हैं, जिसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। तो हमारी एनसीईआरटी में 2 इंपॉर्टेंट कोड्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो टाइटल हम लिखेंगे देयर आर कोड्स ऑफ नॉमेक्लेचर, ऐसा टाइटल लिखते हैं आप। यस सर, कोड्स ऑफ नॉमेक्लेचर, कोड्स ऑफ नॉमेक्लेचर। यस सर, हमारे एनसीईआरटी में देयर आर 2 कोड्स विच आर डिस्कस्ड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट कोड इज कॉल्ड एज अ ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेक्लेचर। रिपीट करो, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेक्लेचर। मैं लिखता हूँ, सॉरी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेक्लेचर। आई थिंक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है। अब आपको ये समझना है कि ये कोड किसके लिए दिया हुआ है मेरे भाई। तो ये कोड प्लांट के लिए दिया हुआ है। बॉटनी वर्ड जब भी मुझको याद आती है, सपने में हमेशा प्लांट नजर आती है। यस सर, तो ये प्लांट्स के लिए दिया हुआ है। दूसरा कोड हमारे एनसीईआरटी में, कोड्स क्या होते हैं, ये एक बुक्स हैं जिसके अंदर सारे प्लांट को बायनॉमिनल नॉमेक्लेचर तरीके से नाम देने का नियम या रूल्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, और उनमें प्लांट्स के एग्जाम्पल भी डिस्क्राइब किए हुए हैं। यस सर, सेकेंड कोड हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड कोड को हम लोग बोलते हैं ICZN। क्या बोलते हैं हम इसको? ICZN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेक्लेचर। यस सर, तो आई थिंक अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर ICBN बॉटनी के लिए है तो ये प्लांट्स ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए। यस सर, तो हम यहाँ पे एनिमल्स लिख देते हैं। तो ये तो 2 कोड आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है, लेकिन मैं आपको 2 एडिशनल कोड बताने चाह रहा हूं। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेक्लेचर, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेक्लेचर। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। ऑब्वियसली आपको नाम से ही समझ गया होगा कि ये कोड किसके लिए है, वायरस के लिए। वायरस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वायरसेस। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। एक फोर्थ कोड है जिसको हम लोग बोलते हैं ICBN। ICBN कैसे होगा?
इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमिक्लेचर लिखे हम लोग, वेरी गुड। इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमिक्लेचर, बैक्टीरियल नॉमिक्लेचर। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कोड किसके लिए डेवलप किया गया है, बैक्टीरिया के लिए। पढ़ सरवाना, वेरी गुड। नाउ नंबर 5, जब भी हम बच्चों कल्टीवेट करते हैं ना, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं या हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, तो जो नई ब्रीड डेवलप हुई है वो नेचर ने नहीं की है, हमने डेवलप किया हुआ है। तो अगर इंसान किसी ब्रीड को या किसी नई वेराइटी को डेवलप करता है तो उसको भी इंसान को नाम देना पड़ता है। आप समझ गए? नेचर ने जो क्रिएट किया है या नेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको तो इंसान को नाम देना ही है, लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। इंसान उनको एनिमल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग करके उनको बना जाता है। ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल को भी नाम दिया जाता है और उनको कल्टीवेटेड स्पीसीज बोलते हैं हम लोग, उनको कल्टीवेट किया गया, इसलिए उनका नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमिक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। तो इसका नाम रहेगा शॉर्ट फॉर्म ICNCP और फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। सो प्लांट ब्रीडिंग ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ऐसा नहीं कि एनिमल ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन ये प्लांट के लिए है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कोड होता है वो कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए है। कल्टीवेटेड प्लांट्स, यस सर। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे बात करेंगे रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में स्ट्रेट अवे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। सो लेट्स टॉक अबाउट द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आपको इसी का था इंतजार, अभी होगा ये ऑन। टॉपिक का नाम है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यस सर, टॉपिक का नाम है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर, जब हम लोग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये सबसे पहले किसने दिया है? कार्लोस लिनियस ने दिया हुआ है, ये बात याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। कार्लोस लिनियस ने दिया हुआ है। यस सर, चलो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वो नॉमेनक्लेचर कहलाता है हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता है, उस एक नाम में देखो दो वर्ड आता है। लिखूं फिर बताता हूं। यस सर, अकॉर्डिंग टू दिस, ये ना सबसे अच्छा लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ गिविंग नेम है। यस सर, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ nomenclature, each organism given one name. Each organism given one name. हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया हुआ है। Each organism given one name consisting of two words.
consisting of two words. I think this concept is clear. आपको ये अच्छे से समझना चाहिए. According to this system of classification, each organism given one name. हर organism को एक नाम दिया जाता है, सबसे पहली चीज. और इस एक नाम में दो वर्ड है, तो आप हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. वन नेम दिया जाता है और कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. इज दैट क्लियर? पक्का. चलो बात करते हैं कि पहला नाम क्या होता है और दूसरा नाम क्या होता है. पहले नाम को जेनेरिक नेम बोलते हैं और दूसरे पहले नाम को नहीं है, पहले वर्ड को. दो वर्ड है ना, विजय मिश्रा, यस सर, मैंगीफेरा इंडिका, होमो सेपियन. कितने वर्ड आए रे बाबा? दो वर्ड आए, है ना. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू नेम. कितने नाम है? दो नाम है. दो नाम नहीं है, दो वर्ड है. द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड जेनेरिक नेम. फर्स्ट वर्ड इज generic name, and it is like noun. It is like noun. ये noun की तरह है. noun आपको मालूम है, बचपन में इंग्लिश में आपने सीखा होगा. it is like a noun and always start या begin, always start with capital letter. It always start with the capital letter. ये हमेशा capital letter से start होता है. The first word is a generic name. It is like a noun. Always start with a capital letter. I think this concept is very very clear to you. Concept clear है? मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ आपको. The first word, ये एक generic name है, ये noun है और ये कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है. जब हम एग्जाम्पल सीखेंगे तो ये सारे जो ग्रीन अंडरलाइन पॉइंट है वो आपको ज़्यादा फोकस में बताया जाएगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में बने रहने के लिए. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में, जो इसके सेकेंड वर्ड के बारे में बताएगा. दो वर्ड है ना, तो पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड मैंने डिस्क्राइब कर दिया. अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड वर्ड के बारे में बात करने. सेकेंड वर्ड is specific epithet. क्या है सेकेंड वर्ड? स्पेसिफिक एपिथेट है. सेकेंड वर्ड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट. इट इज लाइक एडजेक्टिव. एपिथेट वर्ड से ना सभी बच्चे ना घबराते हैं. मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है. जब भी बायोलॉजी में वर्ड एपिथेट आता है तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, है ना. इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. तो बच्चे ना इस डिस्क्रिप्शन से घबराते हैं. जैसे विजय मिश्रा एक बायोलॉजी टीचर है. दी बायो वर्ल्ड उनके इंस्टीट्यूट का नाम है. दी बायो वर्ल्ड इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट बायोलॉजी. तो ये क्या है? ये सारी चीजें डिस्क्राइब करती हैं. वैसा ही ये जो सेकेंड वर्ड है, इट इज ए स्पेसिफिक एपिथेट. ये एक स्पेसिफिक एपिथेट है और ये एक डिस्क्रिप्टिव होता है. और अगर कोई भी चीज डिस्क्रिप्शन होती है तो वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं चालू होती है, वो स्मॉल अल्फाबेट से या स्मॉल लेटर से शुरू होती है. तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे. यस सर. सो सेकेंड वर्ड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट. इट इज like adjective. It is like adjective and always start with small letter. It always start from small letter. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर है. मैं यहाँ पे कुछ बातों को अंडरलाइन कर देता हूँ, आप देख लीजिए. ये सेकेंड वर्ड है. सेकेंड वर्ड
ये एक स्पेसिफिक नेम है, ये एक एडजेक्टिव है और ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है। आई थिंक ये सारी बातों का हम अभी एप्लीकेशन सीखेंगे थोड़ी देर में, और उस समय ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या अभी ही हम लोग सीख लेते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आगे बढ़े। एग्जाम्पल, मैंगो प्लांट का नाम क्या है? मैंगो प्लांट, मैंगो प्लांट का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका कर लो सर। वरना अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंगीफेरा, यहाँ पे देखिए, मैंगीफेरा एक इस जीनस नाम है, जेनेरिक नेम है ना, जीनस का नाम है। जेनेरिक नेम मतलब जीनस नेम, जेनेरिक नेम को हम प्यार से जीनस भी बोलते हैं, जीनस। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और स्पेसिफिक एपिथेट को हम प्यार से स्पीसीज नेम बोलते हैं, SPECIES, यस सर, स्पीसीज भी नाम हम बोलते हैं इसको। फोकस ये, मैंगीफेरा यहाँ पे जेनेरिक नेम है या जीनस नेम है, और ये हमेशा कैपिटल एम से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं एम कैपिटल है। और इंडिका एक स्पेसिफिक नेम है जो स्मॉल आई से स्टार्ट होता है। ये नाउन है इसलिए कैपिटल से स्टार्ट होता है, ये एडजेक्टिव है इसलिए ये स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम लोग अपने अगले रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। रूल नंबर 3 है ना, रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 3 ना लैंग्वेज के बारे में बताता है। यस सर, लैंग्वेज के बारे में बताता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो नाम दिए जाते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज में दिए जाते हैं। नेम्स आर ऑलवेज गिवन इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, और उसको हमेशा इटैलिक किया जाता है। लिखते हैं हम लोग, नेम्स गिवन इन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में इसको दिया जाता है। यस सर। एंड आपको एक सवाल होगा, एंड इट इज ऑलवेज इटैलिक, एंड इट इज ऑलवेज इटैलिक। इटैलिक का मतलब है कि इसको टिल्ट किया जाता है। जब आप इसको कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो इसको टिल्ट किया जाता है, इटैलिक किया जाता है। इटैलिक क्यों किया जाता है? इटैलिक इंडिकेट इट इज अ लैटिन लैंग्वेज। सो मैं ये लाइन भी यहां पे लिख देता हूं, इटैलिक इंडिकेट लैटिन ऑरिजिन, लैटिन ऑरिजिन या लैटिन लैंग्वेज, जो भी आपको समझना है, दैट इज फाइन। एवरीबडी फोकस हियर। आपको ये तो मैंने बता दिया कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज यूज किया जाता है, और ये मैं लिख देता हूँ, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज यूज किया जाता है। बट आपको समझना है कि क्यों यूज किया जाता है, मतलब वाई टू यूज लैटिन लैंग्वेज। क्या इस समय कौन इस समय लैटिन लैंग्वेज में बात करता है? यार मैं तो नहीं बात करता, आप बात करते हैं क्या? अच्छा, दुनिया में कोई और जिंदा है इस समय जो लैटिन लैंग्वेज में बात करता है? कोई है जिंदा? गेस करके बोलो। कोई नहीं है इस दुनिया में जिंदा जो ग्रीक लैंग्वेज में या इटैलिक लैंग्वेज में, सॉरी, ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में बात करता है। तो ऐसा लैंग्वेज क्यों यूज करने का? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। ऐसा लैंग्वेज हम इसलिए यूज करते हैं पहले बच्चों कि ये जो लैटिन लैंग्वेज है, इट्स अ डेड लैंग्वेज। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। मैं लिखता हूं यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे स्पेस है, वेरी गुड, बहुत स्पेस है। लैटिन इज डेड, इट्स अ डेड लैंग्वेज। तो जरूरत क्या है तुमको? डेड लैंग्वेज में लिखने की जरूरत क्या है? डेड लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज में कोई भी इवोल्यूशन नहीं होने वाला है,
कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो नाम दे दिया वो नाम फिक्स है। देखो आज हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग मराठी में बात करते हैं, यस सर, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उस लैंग्वेज में इवोल्यूशन पॉसिबल है, उसमें चेंजेस पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कोई भी लैंग्वेज जो इस समय हम यूज नहीं करते हैं, क्या उसमें चेंजेस आने के, बदलाव आने के, इवोल्यूशन आने के चांसेस हैं क्या? नहीं है। इसीलिए तो लैटिन में जिसको भी नाम दे जाता हूं वो नाम देखो फिक्स हो जाता है, वो नाम कभी भी बदल नहीं पाता है, और यही बदलना मुझको पसंद नहीं आता है। बायोलॉजी में किसी को नाम दे दो, वो नाम बदलना नहीं चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया तो फ्यूचर में लैंग्वेज बदला तो वो नाम भी बदलना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यस सर, सो ये नाम हमेशा फिक्स्ड रहेगा। सो नीट में पूछा जाता है कि वाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज किया, तो आपको जवाब देना है कि बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, नोबडी यूजेस नाउ। मैं लिखता हूं यहाँ पे नाउ, ये इस पॉइंट का एक्सटेंशन है, यहाँ का एक्सटेंशन है, आप ऐसे समझ लीजिए। यस सर, नाउ नोबडी यूजेस Latin language, hence these languages are fixed, no, or these languages are fixed or no changes possible, no changes possible, and hence names given to organism, names given to organisms is also fixed. यस, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि इतने पार्ट को ना ब्रैकेट में लिखना है ना। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, उसके ब्रैकेट में लिखना। ये पॉइंट नंबर 4 तो पॉइंट है, लेकिन ये ना इसका डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन आपको क्यों डिस्क्राइब किया गया इस पार्ट को, ताकि आप नीट पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये रूल्स में इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। जब आपको बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम होगा तो आपको ये पॉइंट लिखना है, ना कि आपको ये सारे पॉइंट लिखने। बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कब है, जब आप नीट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हम लोग अगले रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 5 हमको बोलता है बोथ द वर्ड्स। कौन से बोथ द वर्ड्स? दैट इज अ जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम। Both the words are underlined if they are hand written, or if they are printed they need to be italic. Why? अभी हम सीखते हैं। Yes sir. Both the words are underlined, बट अंडरलाइन सेपरेटली। आप देख सकते हैं कि मैंने महंगी फेरा को रेड बार से अंडरलाइन किया हुआ है, फिर इंडिका को अलग से अंडरलाइन किया हुआ है, सेपरेटली। हाँ, बोथ दी वर्ड्स आर अंडरलाइन सेपरेटली। Both the words are underlined separately if hand written, अगर उनको हाथ से लिखा हुआ है, और
made italic if printed. क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा ये बताने के लिए या ये कंफर्म करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसका ऑरिजिन लैटिन इन ऑरिजिन है। लैटिन ऑरिजिन होने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इटैलिक इंडिकेट लैटिन लैंग्वेज। तो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सेपरेटली अंडरलाइन कीजिए, जेनेरिक नेम को अलग से अंडरलाइन कीजिए और स्पेसिफिक नेम को अलग से अंडरलाइन कीजिए। और आप कंप्यूटर प्रिंटेड है तो ऑब्वियसली आप उसको इटैलिक कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 ये बोलता है कि जिस साइंटिस्ट ने दो नाम है, दो वर्ड है, दो नाम नहीं है, दो वर्ड, हमेशा याद रखो यार, मेरा कंफ्यूज मत करो। दो वर्ड है मैंगीफेरा इंडिका। दो वर्ड के बाद एक तीसरा नाम आता है। ये जो तीसरा नाम होता है वो इस मैंगीफेरा इंडिका को किस टैक्सोनॉमिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, पहले इसको किसने डिस्कवर किया और किसने इस स्पीसीज का नाम दिया, उसका नाम लिखते हैं। या तो नाम पूरा लिखते हैं या तो उसके नाम का एब्रीविएशन लिखते हैं। तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर, मैं एक बार लिखता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एट द एंड ऑफ टू वर्ड्स नेम ऑफ अ टैक्सोनॉमिस्ट, name of taxonomist who discovered and given specific name। समझ में आया? At the end of two words, name of taxonomist who discovered and first given specific name। तो वो साइंटिस्ट का आपको पूरा नाम लिखना होगा या तो उसका एब्रीविएशन। कंप्लीट नेम और एब्रीविएटेड नेम। एब्रीविएटेड नेम इज गिवन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा कैपिटल एम से स्टार्ट होगा और ये एक जेनेरिक नेम होगा। फिर इंडिका इज ए स्पेसिफिक नेम और इसके लास्ट में हम लोग LINN लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? लीन लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग डॉट भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लीनस ने इसको डिस्कवर किया। अब लीनस का एब्रीविएटेड फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं। एब्रीविएटेड फॉर्म समझते हो? मतलब शॉर्ट फॉर्म। यस सर। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं जिसमें हम पूरा नाम लिखेंगे। आपका ही नाम है, ये आपका नाम मैं लिख रहा हूं, बस आपका ही नाम है। होमो सैपियंस। तो ये बायनॉमियल हो गया और हम लीनस का पूरा नाम लिखेंगे LINNAE। लीनस ने, कार्लस लीनस ने भी ये नाम दिया था। यस सर। तो आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर या रूल नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एट द एंड ऑफ द टू वर्ड्स, दो नाम के बाद में टैक्सोनॉमिस्ट का नाम लिखा जाता है। वो टैक्सोनॉमिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया और इसको फर्स्ट इसके स्पेसिफिक नाम को दिया, या तो उसका कंप्लीट नाम लिखा जाता है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो हम उसका एब्रीविएटेड नाम लिखते हैं। ये जो रूल है, रूल नंबर 6, जिसके अंदर साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट का नाम लिखा जाता है, इस फिनोमिनन को साइटेशन कहते हैं। राइटिंग नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट इज कॉल्ड साइटेशन। राइटिंग नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट
टैक्सोनॉमिस्ट समझता है ना आपको, जो साइंटिस्ट है जो स्टडी कर रहा है, नेम ऑफ राइटिंग नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट इज कॉल्ड, ये जो फिनोमिनन है उसको हम बोलते हैं साइटेशन, CITATION, साइटेशन। तो आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेना, इस फिनोमिनन को हम साइटेशन बोलते हैं। यस सर। तो आई थिंक ये रूल भी अब आपको क्लियर हो गया है। आई नीड सम मोर स्पेस टू डिस्कस द रूल नंबर 7, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, देन विल टॉक अबाउट द रूल नंबर 7। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर क्या क्या रूल्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में बचे हुए 3-4 और रूल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रूल नंबर 7 ये बोलता है कि सेवरल टेक्निकल नेम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऐसे टेक्निकल नेम्स हैं जिसको 2 वर्ड की जगह 3 वर्ड यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 3 वर्ड्स, 3 वर्ड यूज किया जाता है। जैसे इंसान के लिए, इंसान का मतलब हम लोगों का 3 नाम है, मतलब एक ही नाम है बट नाम में 3 वर्ड्स हैं। होमो क्या हो गया? ये बॉटनी का एग्जाम्पल है, लगे हाथ आप दोनों एग्जाम्पल सीख लो। अकाशिया, तो होमो और अकाशिया क्या हो गया? जेनेरिक नेम हो गया। सेपियन और नीलोटिका क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम हो गया। सेपियंस और इंडिका ये तीसरा वर्ड हो गया, थर्ड वर्ड हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये थर्ड वर्ड एग्जैक्टली में है क्या? एक्सक्यूज मी, ये थर्ड वर्ड एग्जैक्टली में है क्या, जरा देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? ये जो एग्जाम्पल है वो एनिमल का है, हम लोग एनिमल हैं, और ये अकाशिया प्लांट है, तो ये प्लांट का एग्जाम्पल है। बॉटनी में ये जो थर्ड वर्ड होता है उसका मतलब, थर्ड वर्ड इंडिकेट करता है वेराइटी। सो ये जो थर्ड वर्ड है इट इंडिकेट, मैं लिखता हूं यहां पे, इट इंडिकेट वेराइटी, मतलब थर्ड नाम इंडिकेट करता है वेराइटी। कहां पे? बॉटेनिकल लिटरेचर में। बॉटेनिकल लिटरेचर समझते हो? बॉटनी की टेक्स्ट बुक को लिटरेचर बोलते हैं। बॉटनी की किताबों में थर्ड वर्ड, बॉटनी के नाम में या प्लांट के नाम में थर्ड वर्ड वेराइटी इंडिकेट करती है, वेराइटी पे फोकस करो। लेकिन जूलॉजी में ये जो थर्ड नाम होता है दैट इंडिकेट दी सब स्पीसीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब स्पीसीज, सब स्पीसीज इन जूलॉजिकल लिटरेचर, इन zoological literature, in zoological literature. I think this particular concept is very clear. ये पॉइंट नंबर 7 है, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सेवरल टेक्निकल नेम को 2 वर्ड की बजाय 3 वर्ड से नाम दिया जाता है। इसमें जो तीसरा वर्ड होता है या तो वो वेराइटी इंडिकेट करता है या तो वो सब स्पीसीज इंडिकेट करता है। किसके लिए सब स्पीसीज? एनिमल्स के लिए। बॉटनी के लिए या प्लांट के लिए वो क्या इंडिकेट करेगा? वेराइटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। आगे बात करते हैं रूल नंबर 7 के बाद रूल नंबर 8 के बारे में। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11, ये इसमें हम कुछ अलग बात करेंगे। हम निम्स के बारे में बात करेंगे, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ऑटोनिम्स, टॉटोनिम्स, इन सब के निम्स के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 8 में, रूल नंबर 8 में हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स। अब सवाल उठता है कि ये सिनोनिम्स क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, सेम ऑर्गेनिज्म को, कभी कभी क्या होता है, सेम ऑर्गेनिज्म को 2 अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया हुआ है। सेम ऑर्गेनिज्म को 2 अलग नाम दिया हुआ है सेम ऑर्गेनिज्म को। 2 नेम्स आर गिवन टू द सेम ऑर्गेनिज्म। मैं लिखता हूं 2 नेम्स आर गिवन
to same organism by different author, by different authors. यस सर, डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट नाम दिया हुआ है, 2 नेम्स दिया हुआ है, मतलब डिफरेंट नाम, डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट नाम दिया हुआ है लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया हुआ है। इसका मैं एग्जांपल इंटरनेट से लेके आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल है, एक प्लांट होता है पाम प्लांट, आपको मालूम है पाम ट्री या पाम प्लांट? यस सर, ये जो पाम ट्री है ना, इसके 2 नाम हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही है, प्लांट एक ही है, बट इसके 2 नाम है। एक नाम लिखा हुआ है डेमोनोरोप, DAE, डेमोनोरोप ड्रैको। यस सर, ये बायनोमियल है तो मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। और दूसरा जो नाम है वो है कैलमस ड्रैको। ये भी ड्रैको है और ये भी ड्रैको है। यस सर, दोनों ही पाम ट्री के नाम है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे सिनोनिम्स की कंडीशन आ जाती है, एक ही ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए हुए हैं, 2 अलग ऑथर के द्वारा नाम दिया हुआ है, तो किस नाम को वैलिड नाम माना जाएगा? The valid name is a one which was given by first author. Suppose आपके मम्मी ने आपको नाम दिया हुआ है टिट्टू, आपके पहले दिया हुआ है, फिर बाद में 1 साल के बाद पापा ने आपको नाम दे दिया हुआ है पिट्टू। टिट्टू मम्मी ने नाम दिया हुआ है और पिट्टू पापा ने नाम दिया हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिज्म कितने हैं? एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो खुद आप हैं। आप ही का नाम टिट्टू है और आप ही का नाम पिट्टू है। मम्मी आपको बुलाती है टिट्टू, पापा आपको बुलाते हैं पिट्टू। पहले नाम टिट्टू दिया गया था, मम्मी ने दिया था, और तो कौन सा नाम वैलिड होगा? जो पहले मम्मी ने दिया था। पहले ऑथर कौन है? मम्मी। सो उसी तरीके से यहाँ पे ये अप्लाई होता है। पाम प्लांट को 2 नाम दिए हुए हैं, डेमोरोपस ड्रैको एंड कैलमस ड्रैको, लेकिन यहाँ पे दिस इज द वैलिड नेम, ये वैलिड नेम है। वैलिड नेम is the one, valid name is the one which was given by first author, which was given by first author। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यहाँ पे ये एक वैलिड नाम होगा पाम का। आई थिंक मैं आपको बता पाया, आप समझा पाए, है ना? सिनोनिम्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम बाय 2 डिफरेंट साइंटिस्ट, ये रूल याद रखने का। अभी इसका उल्टा रूल भी आएगा, वो हम लोग बात करेंगे। रूल नंबर ये 8 हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी रूल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 9 में हम सबसे पहले क्या बात करने वाले? हम टॉटोनिम्स के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले? टॉटोनिम्स। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे इसलिए। तो लेट अस यूज द टॉटोनिम्स, TAU, टॉटोनिम्स। अब टॉटोनिम्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। टॉटोनिम्स है ना, टॉटोनिम्स में हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1, रैटस। रैटस ये किसका नाम है? रैट का नाम है भाई, रैट का, है ना? कैटला फिश का नाम है, कैपिटल हो गया, कैटला। यस सर, बायनोमियल है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा भाई, कर लो। ये फिश का नाम है, कैटला फिश का नाम है।
है ना। फिश का नाम ही, कॉमन नाम भी कैटला ही है, तो मैंने कैटला फिश लिखा हुआ है या नॉर्मल फिश लिखा हुआ है, पक्का। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इसका जेनेरिक नेम, ये दोनों एग्जाम्पल में जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम दोनों सेम है। इफ द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम इज सेम देन इट बिकम द एग्जाम्पल ऑफ टॉटोनिम्स। मैं लिखता हूं, इफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक names are same, अगर ये नाम सेम है then it is called टॉटोनिम्स बोलते हैं। मैंने आपके लिए ना एक ब्यूटीफुल ट्रिक लाया हुआ है और आप इस ट्रिक के लिए ना वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और 4-5 लोगों को जरूर शेयर करना। देखो टॉटोनिम्स कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। टॉटोनिम्स कहाँ से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है। और टॉटोनिम्स की एग्जाम्पल कौन है, कटला कटला जिसमें भी टी है, और रैटस जिसमें भी टी है, दो बार टी है ना। तो आपको जो भी टी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, रैटस कटला कटला, ये जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, टॉटोनिम्स के एग्जाम्पल है। टी फॉर कटला कटला, लॉटस में 2 बार टी है, तो ये टॉटोनिम्स का एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना। तो ये हम लोगों का 9 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। यस सर, पॉइंट नंबर 10 है ऑटोनिम्स के बारे में। तो चलो ऑटोनिम्स बात करते हैं, ऑटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। ऑटोनिम्स देखो, सिनोनिम्स, टॉटोनिम्स, डिफरेंस समझते रहना। सेम ऑर्गेनिज्म, 2 डिफरेंट नेम बाय 2 डिफरेंट ऑथर, फर्स्ट नेम वैलिड। टॉटोनिम्स, रैटस कटला कटला, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम सेम। अब हम लोग आते हैं ऑटोनिम्स के बारे में। ऑटोनिम्स में हम सबसे पहले कौवा का एग्जाम्पल लेंगे। कौवा मालूम है, कौवा का साइंटिफिक नाम है। एग्जाम्पल सीखते हैं सबसे पहले। कॉर्वस स्प्लेंडेंस, यस सर, कॉर्वस स्प्लेंडेन, यस सर, एस रहेगा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, यस सर। एक और एग्जाम्पल है इसका, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, होमो सेपियंस सेपियन, होमो sapiens, yes sir, Corvus splendens, होमो सेपियन सेपियन, यस सर। अब मेरा आपको एक सवाल है, मेरा आपको सवाल क्या है मालूम है, ये फर्स्ट नाम क्या हो गया, जेनेरिक नेम, मुझे आता है। सेकंड नाम क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम, ये भी मुझे आता है। और स्प्लेंडन और सेपियन जो तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तीसरा नाम जब भी एनिमल में आएगा तो क्या कहलाएगा, सब स्पीसीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब स्पीसीज है ना। तो ध्यान से समझना, टॉटोनिम्स वो होता है जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होता है, जबकि ऑटोनिम्स वो होता है जिसमें स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पीसीज नेम सेम होता है। मैं लिखूं, देखो ना, सेकेंड वर्ड क्या है, स्पेसिफिक नेम, थर्ड वर्ड क्या है, सब स्पीसीज नेम। जब स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम सेम हो जाता है तभी तो देखो वो ऑटोनिम कहलाता है। यस सर, मैं लिखता हूं, when species and subspecies names are same, it is called ऑटोनिम्स। इसको हम ऑटोनिम्स बोलते हैं।
Yes, sir. I think this particular point number 10 is very very clear to you. Yes, sir. अब हम लोग लास्ट पॉइंट, हे कम ऑन इंडिया, लास्ट पॉइंट है. आई थिंक इतने सारे स्पेस में ये 3 लाइन में ये आ जाएगा. लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. और लास्ट पॉइंट है प्लूनस डल्कस. पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं और फिर मैं आपको इसका डिटेलिंग देता हूँ. यस सर. नहीं, किस चीज के बारे में है ये? होमोनिम्स के बारे में. तो पहले टाइटल लिखते हैं होमोनिम्स. ये जो होमोनिम्स होता है ना, ये सिनोनिम्स का अपोजिट होता है. अभी आप थोड़ा वीडियो पॉज करो और सिनोनिम्स का अपोजिट क्या होगा वो थोड़ा सोचो. पहले समझो सिनोनिम्स क्या होता है. सिनोनिम्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो नाम. तो होमोनिम क्या होगा? दो ऑर्गेनिज्म एक नाम. दो ऑर्गेनिज्म एक नाम. यस सर. एक चीज होती है आलमंड. क्या होती है? आलमंड. आलमंड मतलब बादाम. और दूसरी चीज होती है प्लम. PLUM. प्लम का मतलब होता है आलू बुखारा. आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये प्लम का इमेज है. इसको हम आलू बुखारा बोलते हैं. आपने इसको कई बार देखा होगा. आपका धन्यवाद. लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने क्या समझा? होमोनिम्स वो होता है जिसमें आलमंड मतलब बादाम होता है, आपको पता ही है, और ये प्लम होता है आलू बुखारा. दोनों का सेम नाम दिया हुआ है. दोनों का सेम नाम दिया हुआ है प्लूनस डल्सिस. ये दोनों अलग चीजें हैं. दोनों अलग अलग चीजें. बादाम किसी और गली में रहता है और प्लम किसी और गली में रहता है, लेकिन दोनों का नाम सेम हो जाता है, तभी तो ये जाके होमोनिम कहलाता है. तो प्लूनस डल्सिस. प्लूनस डल्सिस ये आपको नाम समझना चाहिए. प्लूनस डल्सिस ये वो नाम है जो कि एग्जाम्पल है होमोनिम्स का. आई थिंक वैलिड पॉइंट है. हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. when two organism given the same name. बोलो ना यार. आलमंड अलग है, प्लम अलग है, दोनों का नाम जब सेम हो जाता है तब जाके वो होमोनिम कहलाता है. मैं लिखता हूं when, क्या हमारे पास स्पेस है? स्पेस है. when two organisms given same name, तो इसको हम होमोनिम्स बोलते हैं. यस सर. तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया हुआ है. आई थिंक आपने लेक्चर एंजॉय किया. आपने लेक्चर को अच्छे से समझा. आप किसी पॉइंट को 2 बार देख सकते हैं. यूजुअली हम ऑफलाइन क्लास में 2-3 बार रिपीट करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में क्या, आप बैक बटन दबा के या पीछे जाके आप सुन सकते हैं. इन केस आपको कुछ पॉइंट नहीं समझा, इन केस आपको कुछ पॉइंट नहीं समझा है, तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं. आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो. आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.